आपका हर सपना हो साकार। प्यारे दोस्तों नमस्कार। ज्ञानदीप एजुकेशन चैनल में मैं आपका दोस्त अध्यापक व कवि विजय गोयल आपका स्वागत करता हूं। अब मनोविज्ञान का निःशुल्क बैच लेकर चल रहे थे, तो आज अपनी क्लास नंबर 16। दोस्तों, किसी ने क्या खूब कहा है कि माना कि बाहर कठिनाइयों का लबालब समंदर है। माना कि बाहर कठिनाइयों का लबालब समंदर है, लेकिन ध्यान रखना सफलता तेरे अंदर है। सफलता तेरे अंदर है। बस अपने अंदर के जज्बे को मजबूत बनाए रखो और आपको सफलता जरूर मिलेगी मेरे साथियों। तो आप बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ। लेवल प्रथम और द्वितीय दोनों के लिए उपयोगी आज की क्लास वंशानुक्रम और वातावरण। वंशानुक्रम और वातावरण। मेरे साथियों, एक बार आप इस टॉपिक को अलग रख के थोड़ा सोचिएगा कि वंशानुक्रम क्या होता है और वातावरण क्या होता है। हम सब जानते हैं, ठीक है ना। यानी कि मनोविज्ञान एक आपके अप्लाइड सब्जेक्ट हैं। यदि हम आसपास के वातावरण की, आसपास की जो घटनाओं को देखें, तो वहां से हम मनोविज्ञान को अच्छी तरह से सीख सकते हैं। आप देखो, वंशानुक्रम क्या है? जो वंश से मिल रहा है, ठीक है ना, पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है, उसे कहते हैं वंशानुक्रम। वातावरण, आसपास का जो भी आप माहौल देखते हो, वो सब वातावरण के अंतर्गत आता है। हम क्लास की ओर आगे बढ़ते हैं। तो आज की अपनी क्लास वंशानुक्रम और वातावरण। हाँ, वंशानुक्रम और वातावरण क्या है मेरे साथियों? कि मानव का विकास दो कारकों से होता है। मानव के विकास के लिए दो कारक जिम्मेदार हैं। पहला है जैविक कारक और दूसरा है सामाजिक कारक। सामाजिक कारक, स्वाभाविक सी बात है, जैविक कारक वो हैं जो उसके माता पिता से या वंशानुक्रम से मिले हो, और सामाजिक कारक वो हैं जो आसपास का वातावरण है, समाज से मिले हो। जैविक विकास का दायित्व माता पिता और वंशानुक्रम पर होता है, और सामाजिक विकास का दायित्व वातावरण पर होता है। ठीक है। जन्म से संबंधित विकास को वंशक्रम कहा जाता है और समाज से संबंधित विकास को वातावरण कहा जाता है। मोटे मोटे शब्दों में यही आपके वंशक्रम और वातावरण है। कि जन्म से संबंधित विकास है जो, उसे तो वंशक्रम कहते हैं, वंशानुक्रम कहते हैं, और समाज से संबंधित विकास को वातावरण कहते हैं। वे सभी तत्व जो बालक के जन्म के समय से ही नहीं, बल्कि उसके गर्भ में आने के समय से ही प्राप्त होते हैं, अर्थात वे सभी तत्व जो बालक को उसके माता पिता से प्राप्त होते हैं, वंशानुक्रम कहलाता है। जन्म के समय नहीं, यानी बालक जब गर्भ में आया, तो गर्भ में आने के समय से ही जो उसको आपके तत्व मिल रहे हैं, जो भी तत्व मिल रहे हैं उसको, वो सब वंशानुक्रम के अंतर्गत आते हैं। माता पिता से जो उसको तत्व मिल रहे हैं, वो वंशानुक्रम के अंतर्गत आते हैं। बढ़े आगे। बालक को केवल अपने माता पिता से वरन उसके अपने पहले के पूर्वजों से भी अनेक शारीरिक और मानसिक गुण प्राप्त होते हैं। इसी को हम वंशानुक्रम, वंश परंपरा, इसी को हम क्या कहते हैं? देखिए मेरे साथियों, कि बालक को सिर्फ माता पिता से नहीं मिलते हैं, उसके जो पूर्वज है उसके, ठीक है ना, उसके दादा दादी हैं, उसके नाना नानी, उसके परदादा परदादी, उसके पर नाना पर नानी, उनसे भी कुछ गुण हैं वो मिलते हैं। कभी कभी आपने अपने क्या करे, छोटो टाबरी होया करे घर में, तो ठीक है, आसपास पड़ोस रे जो लुगाया आया करे, बोलिया करे कि ये टाबरी री जो नाक तो भाई रे दादे माथे की है, ठीक है, और ये टाबरी रे जो ललाट है, आ तो ये रे नाने माथे की है। तो मेरे साथियों, यही चीज वंशानुक्रम को दर्शाती है कि उसके जो नाक है वो दादाजी के ऊपर गई है, यानी उसकी नाक दादाजी से मिल रही है, और उसका ललाट है उसके नाना जी पर गया है। तो सिर्फ वंशानुक्रम के गुण है जो माता पिता से नहीं, बल्कि उसकी जो पूर्वजों से भी मिलते हैं, जो पहले की पीढ़ियां हैं उनसे मिलते हैं। ठीक है, आगे देखिए। पहले के पूर्वजों से शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के गुण प्राप्त होते हैं। शारीरिक भी गुण प्राप्त होते हैं। कोई कोई ऐसा जो आपके शिशु या जो आपके किशोर हैं, ठीक है, जो शरीर से बलवान है, तो कहते हैं कि भाई इसके दादाजी थे ना, वो क्या बड़े पहलवान आदमी थे, इस कारण ये भी पहलवान है। और कोई ऐसा जो मानसिक तौर से आपके ना
कई जटिल संक्रियाओं को सुलझा लेता है, तो कहते हैं कि इसके दादाजी या फिर नाना जी में से कोई ना कोई बहुत बुद्धिमान रहा होगा। तो इसी प्रक्रिया को हम वंशानुक्रम, वंश परंपरा या फिर पैतृकता, आनुवंशिकता, इन कोई सा भी नाम हम पुकार सकते हैं। एक मनोवैज्ञानिक आपके हुए जेम्स ड्रेवर के अनुसार माता पिता की शारीरिक एवं मानसिक विशेषताओं का संतानों में स्थानांतरण होना ही वंशानुक्रम है? माता पिता के गुण बालक में आ गए, ठीक है, या फिर दादा दादी के गुण बालक में आ गए, नाना नानी के गुण बालक में आ गए, तो ये सब इनका स्थानांतरण हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है ना। तो अपने पूर्वजों के गुणों का ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? वंशानुक्रम कहलाता है। ये किसने कहा है? जेम्स ड्रेवर ने कहा है। इस परिभाषा को आप कैसे भी याद रख सकते हो। जैसे एक ड्राइवर है, ठीक है, वो पहले गाड़ी चलाता था, ठीक है, और गाड़ी चलाने के बाद में उसने एक जो आपके बड़ी गाड़ी आती है, ट्रक होता, ट्रक चलाना शुरू कर दिया, यानी उसका ट्रांसफर कहाँ हो गया? छोटी गाड़ी से, कार से ट्रक में हो गया, ठीक है। तो संतानों में स्थानांतरण होना वंशानुक्रम है। एक आपके मनोवैज्ञानिक और हुए BN झा के अनुसार वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का पूर्ण योग है, यानी संपूर्ण योग है। जन्मजात विशेषता उसको जन्म से और जन्म के पहले से, गर्भ में आने से पहले से मिली है, उनका पूर्ण योग है। एक मनोवैज्ञानिक और हुए पीटरसन कह रहे हैं कि व्यक्ति अपने माता पिता के माध्यम से पूर्वजों की जो विशेषताएं प्राप्त करता है उसे वंशानुक्रम कहते हैं मेरे साथियों, ठीक है ना। अब देखो इसमें इसके माध्यम कौन हो गए? माता पिता माध्यम हो गए, ठीक है, और इन्हीं माता पिता के माध्यम से वो पूर्वजों की कुछ विशेषताएं क्या करता है? प्राप्त करता है, उसे वंशानुक्रम कहते हैं। ठीक, दादा के गुण पिता में आ गए और पिता के गुण उसके बेटे में आ गए। आगे बढ़े तो अपने वंशानुक्रम की प्रक्रिया है उसको थोड़ा देख लेते हैं कि वंशानुक्रम की प्रक्रिया कैसे होती है। हाँ मेरे साथियों, देखो मानव शरीर कोशिकाओं का योग है। इसमें बहुत सारी कोशिकाएं हैं जो मानव शरीर के निर्माण में सहायक होती है, सेल, जिसे सेल कहते हैं, ठीक है। वंशानुक्रम का आधार कोशिका को माना जाता है। शरीर का प्रारंभ जिस कोष से होता है उसे संयुक्त कोष या फिर जाइगोट कहते हैं। यह परीक्षा में पूछा गया है कि शरीर का जो आपके प्रारंभ जिस कोष से, एक कोष से होता है, एक कोष, शरीर का प्रारंभ एक कोष से होता है, एक कोष से, और उस कोष को आपके कहते हैं संयुक्त कोष या फिर जाइगोट कहते हैं। संयुक्त कोष से मानव जो है ना, मानव के शरीर का प्रारंभ, जो बालक के शरीर का प्रारंभ एक कोष से होता है जिसे संयुक्त कोष कहते हैं। संयुक्त कोष दो उत्पादक कोष, और ये जो संयुक्त कोष है ये दो उत्पादक कोषों से आपके मिलकर बनता है, इनका योग होता है। उत्पादक कोष जिसे कहते हैं आपके जर्म सेल, उत्पादक कोषों से। अब दो उत्पादक कोष कौन कौन से हैं? उत्पादक कोष दो हैं, दो उत्पादक कोष हैं। कौन कौन से दो उत्पादक? देखो इनमें से एक कोष तो पिता का होता है जिसे पितृकोष यानी स्पर्म कहते हैं, स्पर्म या इसको पितृकोष, जो पिता से प्राप्त हो रहा है पितृकोष, ठीक है। और दूसरा जो माता से प्राप्त हो रहा है स्वाभाविक तौर से उसको मातृकोष कहेंगे, ओवम कहेंगे, ओवम, और इसे मातृकोष कहेंगे। तो मेरे साथियों, एक कोष पिता का पितृकोष और एक कोष माता का मिलकर इसको कहते हैं संयुक्त कोष, यानी कि इसको कहते हैं जाइगोट कहते हैं मेरे साथियों। पुरुष व स्त्री के प्रत्येक कोषों में 23 गुणसूत्र होते हैं, 23 गुणसूत्र होते हैं, जिसे क्रोमोसोम्स कहा जाता है। इस प्रकार संयुक्त कोष में 23 गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं। 23 गुणसूत्र हो गए और इसको जोड़ियां बढ़ेंगे, टोटल गुणसूत्र आपके 46 हो जाते हैं और जोड़ियां इसमें 23 होती हैं। आगे बढ़े। हाँ, बालक के लिंग का निर्धारण किन कोषों से होता है? देखिए लिंग का निर्धारण कि बालक है वो आपके, देखो नर है होगी या फिर मादा, इसका निर्धारण कैसे होता है? जब माता का X गुणसूत्र पिता के X गुणसूत्र से मिलता है तो ऐसी स्थिति में लड़की का जन्म होता है, तथा जब पिता का Y गुणसूत्र माता के आपके X गुणसूत्र से मिलता है तो लड़के का जन्म होता है। याद रहे कि मानव जाति में वंश सूत्रों की कुल संख्या 46 यानी कि 23 जोड़ी होती है।
23 जोड़ी होती है, और 23वीं जोड़ी में एक्स व वाई गुणसूत्र होते हैं, तथा महिला की 23वीं जोड़ी में एक्स व एक्स गुणसूत्र होते हैं, और जीन द्वारा आनुवांशिक गुणों का संचरण होता है। मेरे साथियों, आप ध्यान रखोगे कि पुरुष और 22 तो उनमें समान होते हैं, एक्स एक्स, ठीक है। तो ये आपके 22 जोड़ियां, 22 जोड़ी, 22 पुरुष के और 22 महिला के, ये महिला के गुणसूत्र और 22 पुरुष के, ये तो समान हो गए। लेकिन जो एक 23वीं जोड़ी है आपकी, ठीक है ना, 23वीं जोड़ी में क्या होता है कि महिला का तो गुणसूत्र एक्स एक्स ही चलता है, महिला का गुणसूत्र आपके एक्स एक्स ही चलता है, लेकिन जो पुरुष का गुणसूत्र है वो आपके एक गुणसूत्र आ जाता है वाई, ठीक है। तो महिला के गुणसूत्र आपके एक्स एक्स और पुरुष का गुणसूत्र वाई आने से, एक गुणसूत्र वाई आ जाने से लड़के का जन्म होता है, लड़के का बेबी बॉय होगा। कैसा होगा? लिखा है कि 46 या 23 जोड़ी होती है, और पुरुष की 23वीं जोड़ी में एक्स वाई गुणसूत्र होते हैं तथा महिला की 23वीं जोड़ी में एक्स एक्स गुणसूत्र होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, और अब इसमें देखिए मातृकोश, और यदि ये दोनों तरफ एक्स एक्स आ जाए तो फिर लड़की का जन्म होगा। मातृकोश 23 गुणसूत्र और पितृकोश यानी पिता के भी 23 गुणसूत्र, तो टोटल 46 गुणसूत्र मिलते हैं, यानी कि 23 जोड़ी और 46 गुणसूत्र। जैसे एक सामान्य बच्चा पैदा होता है, सामान्य बच्चा पैदा होता है, जब सामान्य बच्चा जन्म लेता है, अगर गुणसूत्रों की संख्या में आपकी कमी या वृद्धि हो जाए तो फिर एक आपके सिंड्रोम की समस्या आ जाती है। देखिए मेरे साथियों, यदि गुणसूत्रों की संख्या में कमी हो जाए और गुणसूत्र आपके 45 हो जाए, ठीक है, तो उसे कहते हैं टर्नर सिंड्रोम। 45 गुणसूत्र हो जाए तो उसे कहेंगे टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम। और गुणसूत्र बढ़ के आपके, ये तो इनमें कमी होगी, माइनस हो गया, और बढ़ के 47 हो जाए तो इसे कहेंगे डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, सिंड्रोम। और ऐसे बालक बाकी बच्चों से थोड़े भिन्न होते हैं, ठीक है। अब देखो यहां लिखा है कि बच्चा जन्म लेता है, अगर गुणसूत्रों की संख्या 45 हो तो टर्नर सिंड्रोम की समस्या आ जाती है, और 47 गुणसूत्र डाउन सिंड्रोम, यानी इसे कहते हैं मंगोलिज्म बालक है। मंगोल जिनके सर छोटे आकार के होते हैं, मंगोलिज्म बालक, जिनकी बुद्धि लब्धि और उनकी बुद्धि लब्धि 25 से 50 तक की होती है, यानी कि बालक जो बुद्धि के तौर पे कमजोर पैदा होगा। यदि इस गुणसूत्र में 46 जोड़ी की जगह आपके कितने 45 या फिर 47 आ जाए तो बालक हैं जो कैसा, वो सामान्य बच्चा पैदा नहीं होगा, ठीक है ना, आपके कैसा इस मंगोलिज्म टाइप का एक बच्चा पैदा होगा। डाउन सिंड्रोम क्या है मेरे साथियों? डाउन सिंड्रोम देखिए, इसे आपके ट्राइसोमी 21 के नाम से जाना जाता है। आपको इतना याद रखना है कि डाउन सिंड्रोम को दूसरा नाम क्या है, ट्राइसोमी 21, 21 के नाम से जाना जाता है। डाउन सिंड्रोम से पीड़ित बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास धीमी गति से होता है। इस सिंड्रोम के कारण एक अलग आकार का चेहरा, ठीक है, बालक अलग आकार का चेहरा होगा, उसका सिर छोटा सा होगा, बौद्धिक विकलांगता, ठीक है ना, दिमागी तौर पे बच्चा विकलांग होगा, और मानसिक मंदता, ठीक है ना, किसी बात को समझने में उसका कैचिंग पावर बिल्कुल कमजोर होगा, शारीरिक विकास में देरी का कारण बनता है, ठीक है। तो देखो उसका यही कारण, जो मानसिक और शारीरिक विकास दोनों तरह से बालक क्या होता है, कमजोर होगा। डाउन सिंड्रोम का एक आनुवांशिक विकार, डाउन सिंड्रोम एक आनुवांशिक विकार है, ठीक है ना, ये आनुवांशिक विकार है आपके, ये वातावरण का नहीं, इसमें कोई भी रोल नहीं है, ये सिर्फ आपके जो वंशानुक्रम के आधार पे होता है। जैसे आपके कहते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर, कहते हैं डिसऑर्डर, ठीक है ना, क्योंकि उसके जेनेटिक तौर से उसमें कुछ ना कुछ ऐसा डिसऑर्डर पैदा हुआ है, यानी 45 या 47 गुणसूत्र आ गए हैं, जिसके कारण से क्या उसमें डिसऑर्डर पैदा हो गया है। जो अतिरिक्त गुणसूत्र क्रोमोसोम 21 की तीसरी प्रतिलिपि जिसे कहा गया है कि सभी या किसी हिस्से की उपस्थिति के कारण होता है। बालक की प्रत्येक कोशिका में 46 गुणसूत्र क्रोमोसोम्स होते हैं, जो 23 गुणसूत्र मां से तथा 23 गुणसूत्र पिता से आते हैं, परंतु यदि किसी बच्चे में 47 क्रोमोसोम होते हैं तो उसे डाउन सिंड्रोम के नाम से जाना जाता है। 45 वाला टर्नर सिंड्रोम है, लेकिन डाउन सिंड्रोम यदि 47 हो जाए, 46 की जगह एक बढ़ गया, इसमें एक बढ़ के और 47 हो जाए तो गुणसूत्र 47 गुणसूत्र हो जाए तो आपके ये कहलाता है डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, इसे कहेंगे डाउन सिंड्रोम, सिंड्रोम, जिसका दूसरा नाम आपने पढ़ा होगा ट्राइसोमी 21 कहते हैं, ट्राइसोमी ट्राइसोमी 21, ट्राइसोमी 21 कहते हैं। अब टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम के बारे में पढ़ लिया। यह स्थिति क्रोमोसोम की कमी के कारण होती है। यदि 45 हो गया, कम हो गया है, गुणसूत्र 46 होते हैं और 46 में से एक माइनस हो गया, कम हो गया, तो आपके 45 हो गए और इससे कहीं 45 गुणसूत्र हैं, तो इसे हम कहेंगे टर्नर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम,
टर्नर सिंड्रोम। ठीक है, आधे क्रोमोसोम की उपस्थिति के कारण पैदा होती है। ठीक है ना, एक गुणसूत्र की कमी या फिर आधा गुणसूत्र उपस्थित है, ठीक है ना, उसके कारण होती है। और सर्वप्रथम 1938 में आपके संयुक्त राज्य अमेरिका में डॉक्टर हेनरी टर्नर द्वारा इस टर्नर सिंड्रोम का वर्णन किया गया, पता लगाया गया, इसी कारण इसका नाम टर्नर सिंड्रोम रखा गया, डॉक्टर हेनरी के नाम पे। डॉक्टर हेनरी अमेरिका के थे, संयुक्त राज्य अमेरिका के, और 1938 में इन्होंने टर्नर सिंड्रोम में इसका पता लगाया कि इसका वर्णन किया, इस कारण इसका नाम आपके टर्नर सिंड्रोम पड़ गया। तो दो प्रकार के हमने सिंड्रोम पढ़े हैं, एक है डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम जिसमें एक गुणसूत्र बढ़ गया 47 हो गया, और टर्नर सिंड्रोम, ठीक है, अमेरिका की जो आपके वैज्ञानिक डॉक्टर हेनरी टर्नर ने इसका पता लगाया, इसका टर्नर सिंड्रोम कहते हैं। इसमें आपके गुणसूत्र, ठीक है, एक गुणसूत्र की कमी या आधा गुणसूत्र उपस्थित रहता है, इस कारण से एक गुणसूत्र 45 हो जाते हैं, तो ये स्थिति उत्पन्न होती है। हाँ मेरे साथियों, इसी के साथ में आज की वंशानुक्रम और वातावरण की क्लास है वो आपके पूरी होती है। वातावरण को आपने समझ लिया होगा, आसपास का वातावरण से जो भी बालक का विकास होता है, ठीक है, तो वंशानुक्रम और वातावरण का एक बालक पे बहुत प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और इसके भी अलग अलग सिद्धांत है, अगली क्लासेज में हम लेकर आएंगे। ठीक है, और इसी आशा के साथ में कि साथियों आप अच्छी मेहनत कर रहे होंगे, अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे, ठीक है, और अपने जज्बे को और अपनी जो अंदर के हौसलों को बुलंद करके अपनी रातों को काली करके आप, है ना, तैयारी कर रहे होंगे। और आपकी ये जो अभी रातें भले ही काली हो, लेकिन एक दिन ऐसा आएगा जब रात में भी उजाला होगा। ठीक है, तो मेरे साथी आप पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।